सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई ईश्वर सर में। इसमें आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भारतीय इतिहास से संबंधित पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के पहले भाग को हल करेंगे और इसको हम पूर्ण व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2007। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इन दोनों कथनों में से आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा, ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग को देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। दूसरा है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह बात बिल्कुल सही है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो दूसरा वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? हमें यह बताना है। 2007 का प्रश्न है कि सबसे अंत में कौन आया? तो डच है। डच भारत के अंदर आए थे 1605 ईस्वी में। उसके बाद में अंग्रेज हैं, वो आए थे 1608 ईस्वी में। वैसे अंग्रेज 16वीं शताब्दी में आ गए थे, लेकिन उस समय उन्होंने सिर्फ रास्ता देखा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1608 में आई थी, तो इसलिए 1608 ही माना जाएगा। फ्रांसीसी हैं, वो 1664 के अंदर आए थे और जो पुर्तगाली है वो 1498 में आए थे। तो इसके अनुसार सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, तो हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2008। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर के काल में 1611 में मुसलीपट्टम नामक जगह थी, वहाँ पे दक्षिण भारत में, दक्षिण पश्चिम में पड़ती है ये मुसलीपट्टम में, इन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में उड़ीसा में किया था। पूर्वी भारत में उड़ीसा में किया था, तो सही उत्तर होगा जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? 2009 की सिविल सर्विस परीक्षा में पूछा गया, प्रारंभिक परीक्षा में। तो चलिए, ये है जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का है ये अनेकांतवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? सिविल सेवा परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो यह इसका उत्तर आएगा बाहुबली। क्या उत्तर आएगा? बाहुबली। तो अगर हम महामस्तकाभिषेक की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है यह। और कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में यह प्रतिमा स्थापित की गई है, गोमतेश्वर बाहुबली की। तो उससे संबंधित था ये प्रश्न। तो ये किसकी प्रतिमा है? बाहुबली की। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ये भी किसकी अनुमति से हुई थी? जहांगीर की अनुमति से हुई थी। कब हुई थी? 11 जनवरी 1613 को। 11 जनवरी 1613 को यह फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत के अंदर। और इसकी जो अनुमति थी जहांगीर से थॉमस रो ने प्राप्त की थी। थॉमस रो ये अंग्रेज
अधिकारी था। इसने यह अनुमति प्राप्त की थी जहांगीर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये पहला ही हमारा ठीक है, बाघ गुफा। बाघ गुफा, ये बाघ गुफा कहाँ है? ये धार एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर स्थित है, जिसके अंदर गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन मिले हैं। और एक अजंता की गुफा में मिला है, और अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से हुआ? 2010 की सिविल सेवा का यह प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इसका, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। ये बिल्कुल गलत बात है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये भी गलत है। तो इसका उत्तर आएगा केवल एक, बाकी अन्य गलत है। सिर्फ एक यही सही है कि बुद्ध थे वो विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ये उसी का आगे। चलिए अगला देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 के अंदर हुई थी। लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर में से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बिल्कुल सही बात है, यही तात्कालिक कारण था। उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदिल बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया नहीं। वह मुगल प्रशासन को चहार महल के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। नहीं, यह भी गलत है। वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। यह भी गलत है। इसका सिर्फ ये एक ही आएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? यह सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया है 2010 में। तो नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या वल्लभाचार्य। तो इनमें से जो नागार्जुन थे वह शून्यवाद के संस्थापक थे, शून्यवाद के संस्थापक थे, और ये भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। और बाकी तीनों तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। तो इसका उत्तर आएगा शून्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यह बात भी बिल्कुल सही है। कौन से कथन सही है? तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लौकिक सभ्यता थी, मतलब इस लोक में ही विश्वास रखती थी। उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था। आपको शायद वहाँ पे पता होगा कि हनुमान जी की मूर्ति मिली है, जिसे वहाँ के आजकल जो पाकिस्तान वाले जो लोग हैं वो उसे मंकी गोड कहते हैं कि मंकी गोड है। मंकी गोड नहीं है, वो बजरंगबली है। मतलब जो सभ्यता थी वो, लेकिन ये प्रश्न उस समय पूछा गया था जब ये चीज़ें नहीं मिली थी, तो वो भी सनातन धर्म से थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2011 में। तो चलिए देखते हैं। पहला है, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। दूसरा है, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इस संबंध में ए तथा बी दोनों ही विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। तो अगर इसको हम देखते हैं ध्यान से, तो पहला बिल्कुल सही है। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी, और उसी के कारण दक्षिण भारत के जो राजा थे वो जावा सुमात्रा तक व्यापार भी करते थे और उन पे
उनसे टैक्स भी लेते थे। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, क्योंकि इस संबंध में ए तथा बी दोनों ही विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते हैं? सूफी संतों के बारे में पूछा गया है। ध्यान साधना तथा श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसलिए आएगा ये सभी। क्योंकि जो सूफी संत होते हैं, सूफी संत एक ऐसी परंपरा के तहत आते हैं जिसके अंदर मूलाधार होता है ईश्वर को प्रेम के द्वारा पाना। इनका मूल आधार होता है ईश्वर को प्रेम से पाना। और इस्लाम में संगीत हराम माना जाता है, लेकिन उसके बाद में भी जो सूफी संत होते हैं वो इसे ईश्वर को पाने का संगीत एक महत्वपूर्ण जरिया मानते हैं। संगीत एक महत्वपूर्ण जरिया मानते हैं। और सूफी संत जो होते हैं वो ध्यान, साधना, कठोर यौगिक व्यायाम आदि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2012, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन है? तो इसके बारे में बताना है। तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं था। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भी मध्यकाल में भी मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राज्य की मूल्यांकन प्रचलित थी। तो ये गलत हो गया पहला, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बच गया दूसरा और तीसरा। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो ये भी नहीं था। युद्ध में जो चलती फिरती तोप हैं उनका प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च। तो तंबाकू और लाल मिर्च है वो भारत के अंदर पुर्तगाली लोग लेके आए थे, तो इसलिए तीनों ही गलत हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो क्लास है वो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका चैनल GS बाय ईश्वर सर, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।